हेलो एवरीवन, मैं आशु धिंगड़ा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से समझना। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में जो सारी यूनिट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और देखेंगे कि किस यूनिट में से हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली उस यूनिट के किस टॉपिक में से हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधा देखते हैं हमारे सिलेबस को। तो ये सिलेबस मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि हमसे पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 में से जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें से 100 क्वेश्चन। पेपर 1 के सिलेबस के लास्ट पे ये लिखा होता है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 यूनिट होती है, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पेपर 2 के सिलेबस के लास्ट पे अगर आप देखो तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि प्रॉपर ऐसे नहीं हम कह सकते कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि हो सकता है किसी यूनिट में से 8 क्वेश्चन पूछे जाए, किसी यूनिट में से 12 क्वेश्चन पूछे जाए। तो कुछ हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो सीधा हम देखते हैं हर यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस यूनिट में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली किस टॉपिक में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहली हमारी यूनिट आती है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। हम लोग सोचते हैं जब अपना कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस में सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, एक है हमारा प्रोडक्ट और एक है हमारा कस्टमर। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी आसपास चीज़ें होती हैं जो कि बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं। तो इसमें हम वही सब चीज़ें जो हैं इस यूनिट में कवर करेंगे। बिजनेस एंड इन्वायरमेंट यूनिट में मैं देखूँ तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फेमा। मैंने जैसे अपनी पेपर 1 सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो में भी बताया था कि एक बार तो सिलेबस जो है वो आपको सारा ही पढ़ना है, उसके बाद लेकिन हम जब चीज़ों को रिवाइज करते हैं तब सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करें। इसमें मैं आपको जो भी टॉपिक बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा आपको एक बार तो सिलेबस जो है वो सारा ही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो देखें क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और फेमा। इसमें से हर बार जो लगभग है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कई बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से और कई बार फेमा से। उसके बाद है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें भी आपको सारा कुछ पढ़ना है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, किस कंडीशंस में अगर कंपनी किन कंडीशंस को फुलफिल करती है तो उन्हें CSR में जो पैसा लगाना है वो कंपलसरी है। कितनी % लगाना कंपलसरी है, वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि कितने % उन्होंने CSR में लगाना ही है। उसके बाद है आगे इंटरनेशनल बिजनेस। ये टॉपिक इसमें सारा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। इसमें हमेशा ही क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में कई बार उसके फाउंडर पूछ लिए जाते हैं थ्योरीज के, कई बार किस ईयर में थ्योरीज आई वो सब पूछ लिए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में कई बार ऐसा पूछ जाता है कि एक ही क्वेश्चन में सारी थ्योरीज ही पूछ ली जाती हैं कि एक साइड जैसे थ्योरीज का नाम लिखा हुआ है, दूसरी साइड उनके एस्टेब्लिशमेंट के ईयर्स लिखे हुए हैं या दूसरी साइड उनके फाउंडर्स लिखे हुए हैं। तो ये थ्योरीज आपने काफ़ी अच्छे से जो है वो पढ़नी है। उसके बाद टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी आपको करना है। उसके बाद FDI और FPI, हमेशा ही FDI या FPI में से क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारा आपको अच्छे से करना है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसमें कौन कौन से अकाउंट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारा ये टॉपिक भी आपको अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और इसके बाद इसी पॉइंट में जो हमें लास्ट पे दिया गया है यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क और नाफ्टा, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर्स, इनका हेडक्वार्टर है अगर किसी का है, किसी का नहीं, कहाँ पर है, इनके मेंबर कंट्रीज कितनी हैं। हमेशा इस टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो एक बनता ही बनता है। उसके बाद WTO, उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। लेट मी चेक इन द PDF कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा हुआ इस टॉपिक में से। नहीं, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड यूनिट की तरफ जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये इस यूनिट में से थ्योरी के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको स्पेशली बताऊंगी कि इसमें से किन टॉपिक में से हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी करने ही करने हैं।
इस यूनिट को कैसे प्रिपेयर करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है, जो लास्ट थर्ड आप पॉइंट देखोगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे जो हमारे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, ये सारे स्टैंडर्ड आपको अच्छे से याद करने हैं। हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और स्टैंडर्ड काफ़ी सारे हैं। तो आप इस यूनिट को कैसे प्रिपेयर करोगे, अभी से जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो ये स्टैंडर्ड आप याद करना शुरू कर दो। थोड़े थोड़े रोज पढ़ते रहोगे, लास्ट तक सारे आराम से याद जो है वो आपको हो जाएंगे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगला पॉइंट आता है पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। इसमें से हमेशा चारों पॉइंट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है पूछ ही लिया जाता है। और साथ ही में पार्टनरशिप अकाउंट में से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो हम अपनी PDF में देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है पार्टनरशिप अकाउंट में से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप में, तो नया पार्टनर जब आएगा तो देखिए पुराने पार्टनर को क्या अपना कुछ शेयर उसको देंगे, तो उनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नया पार्टनर कुछ क्या है गेन करेगा। कई बार पुराने ही पार्टनर्स में सारी जो शेयरिंग रेशियो जो है चेंज की जाती है, तो तब भी ये देखा जाता है कि कौन सा पार्टनर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर जो है गेन कर रहा है। तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हम लोगों से पूछा जाता है। और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स जब ड्राइंग लेते हैं, कंपनी से पैसा लेते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, इसमें से काफ़ी बार जो है क्वेश्चन हमसे पूछा गया। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इशू, फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स, इसमें से भी आपसे हो सकता है थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार प्रोसेस पूछ लिया जाता है। एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, ये सारा ही आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है कोस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि टॉपिक है स्टैंडर्ड कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ मार्जिनल कोस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होती थी, उसका फॉर्मूला, PV रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूले भी हमसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ, जो भी यूनिट पढ़ोगे, कहीं पर भी आपको कोई फॉर्मूला दिखता है तो वो फॉर्मूला आपको याद करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारा सॉल्व करने के लिए आएगा, कई बार क्या है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो मैंने बताया ये PV रेशियो कैलकुलेट, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है क्योंकि छोटा सा ही फॉर्मूला है इसका, कैलकुलेट कैसे करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं। बजटरी कंट्रोल में से भी जो हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आ जाता है कई बार, ये एक प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। बजटरी कंट्रोल में ये 3 तरह की रेशियो होती हैं, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो। और अगर एक्टिविटी रेशियो डायरेक्टली हमें एफिशिएंसी और कैपेसिटी रेशियो दी गई है तो एक्टिविटी रेशियो हम उनको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला जो है इससे क्वेश्चन आया था, हमें वहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो दी गई थी, हमें एक्टिविटी रेशियो निकालनी थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। आपको तीनों रेशियोज के जो फॉर्मूलाज है वो पता होने जरूरी है। उसके बाद लाइफ साइकिल कोस्टिंग, टारगेट कोस्टिंग, केंजन कोस्टिंग, ये सारे ही आपको कोस्ट अकाउंटिंग के जो टेक्निक्स है ये सारी ही आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें भी क्या है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। इसमें भी इस बार की शिफ्ट में क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो आप नेक्स्ट भी अगर प्रिपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। कैश फ्लो एनालिसिस में से ये हमसे क्वेश्चन आ गया था एक कि कैलकुलेट द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि कैश फ्लो में 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ, देखो मेरा तो बन गया था क्योंकि मेरे को पता था अच्छे से कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, तो आप आराम से वहां पे कैलकुलेट क्या है कर पाओगे। तो ऐसा भी होता है कि कई बार हम मेन क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ नया भी आ जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारा सिलेबस ही एक बार जरूर पढ़े, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो अचानक से अगर कोई क्वेश्चन नया भी आ गया तो आपके माइंड में हो सकता है वो हिंट मिल जाए, पॉइंट कर जाए, क्वेश्चन आपका बन जाए।
उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसके बारे में भी आपको थोड़ी चीज़ें जो है पढ़नी है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनको अच्छे से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको याद करना है। उसके बाद आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में से भी देखिए क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें, ये जो यहाँ पर लिखी गई हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट, इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन जो है वो बन ही जाता है। इसके अलावा ऑडिटिंग के जो कई टॉपिक्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं हैं, वो भी आपको करने हैं, वो मैं आपको पीडीएफ से जो है वो बताती हूँ। उससे पहले एक रह गया रेशियो एनालिसिस। यहाँ पर गिवन था रेशियो एनालिसिस, तो रेशियो एनालिसिस में काफ़ी सारी रेशियोज होती हैं, लेकिन वो सारी रेशियोज के फॉर्मूला आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं, जितने आप कर पाओ। देखिए ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ भी ना हो पाए, तो जितना हो पाए उतना अच्छे से करो। तो रेशियो एनालिसिस में क्या ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर, तो ये रेशियो, इसका फॉर्मूला आप अच्छे से पक्का याद करके जाना। ऑडिटिंग के और कौन कौन से टॉपिक करने हैं, अब इस पे आते हैं। तो देखिए ये मैंने ऑडिटिंग का सारा लिख रखा है आपको। इसके अलावा जो सिलेबस में गिवन है उसके अलावा आपको ऑडिटिंग के भी सेक्शन जो है वो याद करने हैं। सेक्शन 139 से लेकर 147, आई थिंक 148 तक है, वो भी आप देख लीजिएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 139 से लेकर 148 तक याद रखिएगा। ऑडिटिंग के जो भी सेक्शन है वो आपको सारे याद करने हैं। उसमें सारे सेक्शन दिए गए हैं कि इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में होती है, ऑडिटर का मीनिंग किस सेक्शन में है, ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उसकी ड्यूटीज, तो सारी चीज़ें ही आपको थोड़ी वो पढ़नी है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसमें से भी क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये इसी में से किसी सेक्शन में आ जाएगा। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में स्पेशल मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसमें आपको आएगा जैसे गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन है, कौन अपॉइंट करता है, कितने दिनों में अपॉइंट करने होते हैं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज में कौन अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर, जब पहला ऑडिटर हम नई कंपनी खोलते हैं अपॉइंट करते हैं, वो कैसे करना है, अगर उसके बाद वाले सब्सिक्वेंट ऑडिटर हैं वो कैसे अपॉइंट करने हैं, तो ये भी सारा आपको अच्छे से जो है वो पढ़ना है। तो ये था यूनिट 2 का। इसके बाद आते हैं यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये जो सारे ही ऑलमोस्ट टॉपिक इसमें गिवन हैं, ये आपको सारे ही करने हैं, कहीं ना कहीं सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि बिजनेस फर्म, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं बिजनेस फर्म के, लेकिन आपको साथ के साथ थ्योरीज ऑफ बिजनेस फर्म्स भी करनी है। उसमें से भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसमें वो नहीं लिखी हुई। डिमांड एनालिसिस में से हमेशा ही क्वेश्चन आता ही आता है, डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। इसकी मेजरमेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, एवरेज रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, ऐसे एवरेज कोस्ट कर्व AC, मार्जिनल कोस्ट कर्व MC, इनमें भी रिलेशन, जैसे कई बार होता है ना रिलेशन, एक तो थ्योरेटिकल बताया जाता है, एक छोटा सा फॉर्मूला के थ्रू भी रिलेशन बताया जाता है, तो वो फॉर्मूलाज भी आपको याद करने हैं। मैं वही बार बार बोल रही हूँ, कहीं भी कोई फॉर्मूला आता है तो वो आपको माइंड में जरूर रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। आप बोलोगे जी सारे ही बताए जा रहे हो, पर क्या करूँ, सारे ही टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिटर्मिनेशन में से भी क्वेश्चन जो है एक आएगा ही आएगा। सारी मार्केट में कैसे प्राइस डिटर्मिन किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपोली कंपटीशन में, इनके क्या क्या सारे मार्केट्स के फीचर हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ ही जाता है। परफेक्ट मार्केट के क्या फीचर्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या हैं, ओलिगोपोली के क्या हैं, ये सारे इनके फीचर जो हैं आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको याद करनी है। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया पहले आपको कि बिजनेस फर्म की भी थ्योरीज करनी है और आपको थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट भी करनी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली यूनिट में आपको ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा करने हैं, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट और थ्योरीज ऑफ बिजनेस फर्म। और न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले ही बता दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो है वो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हमारी अगली यूनिट जो कि है बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस में देखिए हम क्या चीज़ें देखते हैं कि पैसा कंपनी में आएगा कैसे और वो हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, और फिर लास्ट पे हमें इसमें क्या है डिविडेंड डिसीजन लेना होता है। तो यही सब चीज़ें क्या है हम फाइनेंस में देखते हैं। तो इसमें भी क्या है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीज फाइनेंसिंग अच्छे से करिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
कैलकुलेट करना इसमें कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ लिया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की सारी थ्योरीज ये भी आपको अच्छे से करनी है। और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर ही जैसे एक टॉपिक आता है वो है लेवरेज। लेवरेज में से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये देखिए मैंने पहले ही लिखा हुआ न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से जैसे उसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछ लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ लिया जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और लेवरेज में से मोस्ट ऑफ द टाइम, ये टॉपिक वहां पर पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, तो इन तीनों के आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके ही जाने हैं। तो वापस चलते हैं सिलेबस की ओर। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। आगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए वर्किंग कैपिटल की साइकिल से क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो छोटा मोटा, कि वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या हो गया कि जो भी हमने पैसा लगाया वो कहाँ से शुरू हुआ और एंड पर कहाँ, एंड में मतलब कितने टाइम बाद हमारे पास वही पैसा जो है वापस आ गया। कि हमने शुरू में क्या है रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर उसको आगे सेल किया, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, कस्टमर के पास गया, फिर हमारे पास पैसा आया। तो कितने दिनों में वो सारा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। इससे जो क्या है छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार बन जाता है। डिविडेंड डिसीजन से भी क्वेश्चन आ जाता है। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। इसके बाद हेजिंग टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़नी है। जीडीआर और एडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये भी आपको अच्छे से जो है वो पढ़नी है। उसके बाद आती है हमारे यूनिट 5 की और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। ये यूनिट तो मैं कहूँगी आपको बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हम हैं कॉमर्स के स्टूडेंट और यही यूनिट हमारे जो है पेपर 1 में भी है रिसर्च से रिलेटेड। तो ये यूनिट अगर हम यहाँ पर पेपर 2 में अच्छे से डिटेल में कर लेंगे ना, तो यही नंबर जो है हमें पेपर 1 में दोबारा उसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। एक साइड से पढ़ के ही हम क्या है दोनों साइड मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है। तो इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस या डिस्पर्जन में से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में भी उसमें मीन, मीडियन, मोड, मीन में कैसे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें से भी छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आगे ये सारा इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे मैंने एक तो बताया मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन वगैरह से आ सकते हैं। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन और स्क्यूनेस, जो भी इसमें फॉर्मूलाज आएंगे सारे फॉर्मूलाज आपको जरूर याद रखने हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से भी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है, डाइस प्रोबेबिलिटी पर बन जाता है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत अच्छे से करने हैं। हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। उसके बाद रिसर्च डिजाइन कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि इस जो पेपर 2 में है रिसर्च से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में से इसमें से बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको रिसर्च भी जो है वो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। रिसर्च के टाइप्स क्या क्या हैं, रिसर्च डिजाइन कैसे है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जैसे कि यहाँ पर भी लास्ट टॉपिक लिखा गया है, तो ये रिसर्च को भी आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप इसके लिए समझ लीजिए चाहे आप पेपर 1 के लिए समझ लीजिए। उसके बाद सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़नी है। और इसमें स्पेशली जो मैं कहूँगी फोकस देने वाली बात है वो स्टैंडर्ड एरर पर, इसमें से भी क्वेश्चन जो है आ ही जाता है मोस्टली। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारे टाइप जो हैं टेस्ट के सारे ही करने हैं आपको, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, और जो चाई स्क्वायर टेस्ट है, CHI स्क्वायर टेस्ट जो भी आप इसको बोलते हैं, इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। वैसे आपको मेथड सारे करने हैं बट स्पेशली इस पर थोड़ा फोकस रखें। स्पेशली PDF में देख लेते हैं मैंने क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार माइंड से जो है वो स्किप हो जाता है। हाँ जी, तो यही मैंने PDF में लिखा हुआ कि प्रोबेबिलिटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि मैंने बताया डाइस प्रोबेबिलिटी वगैरह से। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा ही पक्का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आगे की 2-3 यूनिट्स जो है ये सारे थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, और अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं तो ये तो आप अच्छे से कर ही लोगे।
कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो वैसे भी हमने काफ़ी मैनेजमेंट मेरे को लगता है बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है +1 +2 ग्रेजुएशन में, तो इसको भी आपको अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मोटिवेशन और लीडरशिप, उनकी थ्योरीज, बिजनेस एथिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें ये जो सारे पॉइंट दिए गए हैं, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और जॉब इवैल्यूएशन, इसमें से भी क्वेश्चन जो है हमसे पूछा ही जाता है कई बार। आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छे से पढ़िएगा। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे से करनी है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट 7th पर, जो कि है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस यूनिट में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं कि किस ईयर में बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई, उनसे रिलेटेड क्या क्या कोई कमेटी थी या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं इसमें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक आपको अच्छे से पढ़ना है। सारी बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये किस ईयर में इस्टेब्लिश हुए, क्या क्या इनके थोड़े थोड़े फंक्शंस याद रखना है, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, क्या इनसे रिलेटेड कोई पहले कमेटी बनाई गई थी इनको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, किसने रिकमेंड किया था, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और आगे फाइनेंशियल मार्केट में, जिसमें भी ये सारा ही आ जाता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इंश्योरेंस में से भी एक का क्वेश्चन जो है हमेशा बन ही जाता है। तो ऐसे ही इसमें जैसे कि मैंने आपको स्पेशली बताया कि आपको स्टैटिक पोर्शन जो है ज़्यादा अच्छे से करना है। कौन सा बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें आपको, आरबीआई के फंक्शन वगैरह और थोड़ा बहुत आरबीआई का गवर्नर जैसे अब कौन है, ये चीज़ें थोड़ी याद रखने वाली हैं। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये भी प्योरली थ्योरी बेस्ड है, इसमें भी सब कुछ। तो मार्केटिंग चैनल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। और इसमें देखिए सारे जो हम मार्केटिंग में चीज़ें पढ़ते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही सब है इसमें। प्राइसिंग में आ जाएगा प्राइसिंग पॉलिसीज, कौन कौन से फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का सारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अच्छे से करिएगा। इसमें जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड जो है क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ऐसे ही जो मैंने एक बार मैं आपको बता दूं, पिछली यूनिट में भी क्या होता है, बैंकिंग वाली यूनिट में भी कई बार ऐसे ही होता है कि आपको काफ़ी सारे बैंक दे दिए जाएंगे, उनके नाम और उनके इस्टेब्लिशमेंट के ईयर दे दिए जाएंगे, उनको क्रोनोलॉजी वाइज आपको बताना होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। वैसे भी नेट के एग्जाम में क्रोनोलॉजी वाइज भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हमेशा ही पूछा जाता है। आगे ऐसे ही प्रमोशन के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग भी, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। और उसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा कि मैं ऑलमोस्ट सारे बता रही हूँ, लेकिन बीच में देखिएगा काफ़ी सारे टॉपिक जो है मैं नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने बोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार जो है वो सारा सिलेबस ज़रूर पढ़ें, ये मैं बार बार बात रिपीट करूँगी। अब आते हैं हमारी सेकेंड लास्ट यूनिट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। देखिए एक्ट कोई भी होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें भी जो 10-11 एक्ट दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको पढ़ना किस तरीके से, इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताती हूँ। इनमें जो भी एक्ट हैं वो सब में हमें ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि ये एक्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था, किसकी रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, किसी में कोई डेफिनेशंस दी गई हैं, इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है उनसे रिलेटेड, या कि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशंस आ जाती हैं, कोई भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं, तो इन पे क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई भी सेक्शन है, कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोई एक्सेप्शंस है, किसी चीज़ की कोई कंडीशंस हैं, कब ये एक्ट इस्टेब्लिश किए गए, किनकी रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किए गए, तो ये चीज़ें आपको जो है ज़्यादा पढ़नी है। सबसे ज़्यादा लेकिन मैं बोलूँगी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और उसके बाद जीएसटी
और इसमें एक और एक था LLP। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है इनमें से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सारे ही करने हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, कंपनीज एक्ट में से भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। वही बात है कि किसी भी एक्ट को क्या है ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ही एक्ट जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे डेफिनेशन सेक्शन आपको कैसे देखनी है। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। तो वो कौन कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं इस एक्ट के, और उनकी डेफिनेशन किस सेक्शन में आ रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे करके इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको ज़रूर अच्छे से याद करनी है। और LLP मैं कहूँगी इसमें भी इसका प्रोसीजर जो है वो मतलब क्रोनोलॉजी बेस्ड जो है क्वेश्चन कई बार काफ़ी आ जाते हैं। और GST, स्पेशली GST में अब आपको पता होगा कि GST में जो टैक्स रेट हैं वो चेंज किए गए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो करंट से रिलेटेड होता है ना, वो भी क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो टैक्स रेट में चेंजेस हुए हैं वो भी आपसे पूछे जाएं, तो वो भी आप ज़रूर करके जाइएगा। अब हम आते हैं हमारी लास्ट यूनिट पर, जो कि है इनकम टैक्स। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने अपने आसपास देखे कि इन्हीं चीज़ों से डर लगता है, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो न्यूमेरिकल वाली यूनिट्स हैं। लेकिन डरने वाली कोई इसमें बात नहीं है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं जो हमारे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते थे 16-16 नंबर के, 15-15 नंबर के, वैसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। जो भी कहीं भी आपको लगता है थोड़ा बहुत फॉर्मूला है या थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, तो उसी में से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनकम टैक्स में भी क्या है, अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इनकम टैक्स के, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है पक्का। उसके बाद एग्जाम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जाम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इसमें से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। डिडक्शंस, एग्जाम्पशंस, ये सारी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। जो भी हमारी डिडक्शंस हैं किस सेक्शन के अंडर आ रही हैं, ये भी आपको सारी डिडक्शंस, कौन से डिडक्शन किससे रिलेटेड है, ये सारी डिडक्शंस आपको अच्छे से लर्न करनी है। एक आधा क्वेश्चन जो है हमेशा ही पूछ लिया जाता है। और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। सारे ही हेड्स में जो भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी आपको थोड़ी थोड़ी अच्छे से याद रखनी है। कि जैसे जून की शिफ्ट में पूछ लिया गया था सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, तो ऐसे ऐसे करके जो भी थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें हैं वो आपको उसमें ज़रूर याद रखनी है। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से और कैपिटल गेन वाले हेड से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी वही चीज़ें पूछी जाएगी। बहुत सिंपल चीज़ें भी नहीं होंगी ना कि डायरेक्टली ही जो क्वेश्चन बन रहा है। अगर न्यूमेरिकल बनाना है उन्होंने तो थोड़ा बहुत तो उसमें कैलकुलेशन होगी ना। जैसे हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करें तो उसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है चीज़ें, 3 कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल हो तो ऐसे ऐसे करके वो चीज़ें क्या है, इसमें से भी क्वेश्चन जो है कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको 5 हेड्स भी अच्छे से करने हैं। डिडक्शंस मैंने आपको जैसे पहले बताया, सारी डिडक्शन किस सेक्शन में कौन सी डिडक्शन है, किससे रिलेटेड है, सारी अच्छे से याद करनी है। उसके बाद डबल टैक्सेशन सिस्टम, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लबिंग ऑफ इनकम, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस, इसमें से भी एक क्वेश्चन हर बार, लगभग हर बार जो है वो पूछ लिया जाता है। टैक्स प्लानिंग, इसमें ये टॉपिक स्पेशली टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, ये सारे टर्म्स जो हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होती है सबको कि सेम से वर्ड है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, तो इसमें से भी क्वेश्चन जो है लगभग हर बार जो है वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लास्ट पर आए तो सारी डिडक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दी कि सारी डिडक्शन अच्छे से याद करनी है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यस, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, TDS जो काटा जाता है, मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। TDS में जो भी फॉर्म होते हैं किस पर्सन के लिए, जैसे प्रोफेशनल्स के लिए फॉर्म कौन सा है, फॉर्म नंबर, बाकी सब जो भी ऐसे चीज़ें हैं सारों के लिए कौन कौन सा फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, तो वो फॉर्म नंबर से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको TDS से रिलेटेड सारे फॉर्म भी हैं वो ज़रूर याद करने हैं। तो यही है, इसमें छोटी छोटी जो भी कैलकुलेटिव चीज़ें हैं, कैसे जैसे मैंने स्पेशली बताया हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से और कैपिटल गेन वाले हेड से कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बन जाता है। बाकी इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, एग्जाम्पशंस हैं, वो आपको अच्छे से ज़रूर याद करनी है। अब हम लास्ट पे 2 मिनट के लिए ये बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों को पढ़ें कैसे, क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है, कमेंट आते हैं कि थोड़ा ये भी बताइए कि किस तरीके से पढ़ा जाए, किस यूनिट को पहले स्टार्ट किया जाए, बाद में किया जाए।
तो मैं तो ये कहूंगी किसी पर्टिकुलर यूनिट को मत देखिए, वो चीजें देखिए जो हमें क्या है याद करने में टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डिडक्शन सारी याद करनी है, टीडीएस के फॉर्म सारे याद करने हैं। अकाउंटिंग वाली यूनिट में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने हैं। तो ये चीजें जो हमें याद करनी है, देखिए लास्ट पर करेंगे 1-2 दिन में तो ऐसे याद तो नहीं होंगी। अभी से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज बार बार उनको देखेंगे चीजों को, तो लास्ट तक हमें जरूर याद हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो हमें याद करनी है, उन चीजों को अभी से देखना थोड़ा थोड़ा शुरू करो, और साथ में बाकी चीजें, बाकी पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा करते रहो। जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, तो जो जो यूनिट मैंने बताई, जैसे कि सेकंड यूनिट बताई, इकोनॉमिक्स वाली बताई, इनकम टैक्स वाली बताई, फाइनेंस वाली बताई, ये 4-5 यूनिट जो मैंने बताई हैं जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन यूनिट्स में जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है वो भी आप अभी से स्टार्ट करने शुरू कर दीजिए। थोड़े न्यूमेरिकल 1-1, 2-2 करके रोज करोगे तो लास्ट तक जो है आपकी न्यूमेरिकल में भी कमांड जो है वो अच्छी बन जाएगी। और जिनको न्यूमेरिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती वो अपना साथ साथ लेकर चलें, साथ थ्योरेटिकल, साथ साथ जैसे जैसे जिस यूनिट में न्यूमेरिकल आते जा रहे हैं उस यूनिट में न्यूमेरिकल करते रहें। तो इसी तरीके से आप अगर एक प्लानिंग के थ्रू तैयारी करोगे तो आप भी मेरी तरह ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट क्वालिफाई जरूर कर पाओगे। और मैं आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ एक बहुत अच्छा कोर्स, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये कोर्स स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से, और अगर आप भी चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिसके थ्रू आपको 10 अक्टूबर तक की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस टाइम पर क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्या क्या कंटेंट आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप अपने साथ अपने फ्रेंड को भी लाते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट भी जरूर दिया जाएगा। और इसका प्राइस कितना होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना प्राइस इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से प्राइस जो है इसका रखा जाएगा।